Okay, welcome back everybody to Phoenix IIT, the edifice of physics where we walk together. Okay, so कल हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात किया था, कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको करंट डिवाइडर एंड पोटेंशियल डिवाइडर का। तो वो अपना एक क्वेश्चंस का सीरीज तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक चैप्टर लाइट मैं आपको पूरा पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि लाइट से हर जगह पे क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप 11th में जाओगे तो KEPY दोगे, वहां पे लाइट के सवाल बहुत अच्छे आते हैं। NSE, JS, NTSC हर जगह लाइट के क्वेश्चंस अच्छे बन के आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा का पूरा लाइट, सारा का सारा लाइट पढ़ा देता हूं। और लाइट एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप अगर अच्छे से सवाल करोगे तो 12th की लाइट, 12th में भी पढ़ना है लाइट, और 10th की लाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब इसको एक बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया जा सकता है, हालांकि बहुत नॉर्मल लेवल पे आपकी किताब में दिया हुआ है, बट मैं आपको एक अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा। तो आज सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको लाइट की कहानी सुनाता हूं, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइट। कि लाइट कैसे, मतलब जो आज हम पढ़ते हैं, जो लाइट की जो थ्योरी डेवलप्ड है, उसमें बेसिकली व्हाट मतलब द क्रिस्टलाइन नॉलेज, द क्रिस्टलाइन विजडम विच वी हैव एक्वायर्ड ओवर years of hard work, तो what type of phases it went through। तो सबसे पहले लाइट की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले शुरुआत होती है कॉर्पस्क्यूलर मॉडल से, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से शुरुआत होती है। बेसिकली इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी किसने दिया था एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो कॉर्पस्क्यूलर मॉडल से शुरुआत होती है इसकी, विच वाज गिवन बाय डेस्कार्टस। डेस्कार्टस के द्वारा दिया गया था, कॉर्पस्क्यूलर मॉडल प्रपोज किया गया था। तो कॉर्पस्क्यूलर मॉडल में क्या माना गया कि लाइट को, जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि बेसिकली इस लाइट को डेस्कार्टस ने दिया था और इस पे बहुत ज्यादा काम बहुत अच्छे तरीके से प्रपोज किया सर आइजैक न्यूटन ने। इसको बहुत, इस थ्योरी को उन्होंने स्ट्रेंथन किया बेसिकली, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि अगर आप किसी एक वॉल है, दीवार पे आप एक बॉल को फेंक डालो, तो क्या बॉल वापस आती है? बिल्कुल वापस आती है। और कितनी रफ्तार से वापस आएगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ का कोलिजन कैसा है। अगर लॉस नहीं हुआ तो जिस रफ्तार से जा रही है उसी रफ्तार से वापस आएगी, अगर सीधा फेंका गया तो। आपने चूंकि पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा, कभी कभी लाइट को अगर ऐसे, पार्टिकल को अगर ऐसे फेंक दोगे किसी एंगल पे भी, तो अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो बिल्कुल ये उसी एंगल पे, जिस एंगल पे आता है उसी एंगल पे वापस चला जाता है। तो इन दो चीजों को देखा जाए और लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में सोचा जाए तो दोनों बिहेवियर सेम था। तो कॉर्पस्क्यूलर मॉडल में कहा गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलास्टिक पार्टिकल्स। इलास्टिक पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल्स which on collision do not experience any loss in their kinetic energy, so they are considered to be the stream of elastic particles। they are considered to be the stream of elastic particles के बारे में माना गया कि ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद वापस चले जाते हैं। तो वापस जब जाएंगे, अगर इलास्टिक पार्टिकल है तो जिस एंगल पे आया था उसी एंगल पे वापस चला गया। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर दिया गया कि लाइट रे जिस हिसाब से आ रही है, अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और भी बोलूंगा, बट आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल पे लाइट रे आ रही है उसी एंगल पे लाइट रे जाती है। सो दिस वाज गिवन बाय दिस वाज वेल स्ट्रेंथेंड एंड वेल प्रूवन यूजिंग कॉर्पस्क्यूलर मॉडल। तो बहुत खुश हुए, बहुत सही था, और कॉर्पस्क्यूलर मॉडल ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ कर दिया। देन बात आती है कि भाई लाइट तो रिफ्रैक्शन भी शो करता है, तो अब रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो अब बेसिकली लाइट के बारे में, चूंकि न्यूटन साहब ने बहुत ज्यादा काम किया किस पे, मैकेनिक्स के ऊपर, पार्टिकल मोशन के ऊपर, आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो, ग्रेविटेशन के ऊपर। सो दिस हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन लाइट इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। सो इन ऑप्टिक्स his contribution has been massive, but उनका contribution, हम लाइट में का contribution जो है, it sometimes get overshadowed by his work in mechanics and the field of gravitation। हमें पता होता है कि उन्होंने सिर्फ ग्रेविटेशन में काम किया, जबकि उन्होंने पूरे फिजिक्स में बहुत काम किया हुआ है। तो उन्होंने बेसिकली आपकी लाइफ हर जगह पर खराब की है उन्होंने। एनीहाउ, तो बेसिकली अगर हम बात करें लाइट के बारे में, तो उन्होंने इस मॉडल को, कॉर्पस्क्यूलर मॉडल को काफी स्ट्रेंथन किया न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने। अब सर आइजैक न्यूटन ने इसके बाद यह भी बोला कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव एंड
इट इज द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे साउंड में क्या होता है, पार्टिकल्स चलते हैं, टकरा के आगे बढ़ते हैं और आपके यहाँ कानों में आके समाते हैं। ठीक, उन्होंने कहा कि लाइट भी उसी तरह से प्रोपेगेट करती है कि भाई कॉर्पस्क्यूल्स जो है कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स। सो दिस कॉर्पस्क्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड दे प्रोपेगेट। तो अगर मान लेते हैं कि किसी एक ट्रांसपेरेंट पार्टिकल ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट रे पड़ती है तो वो ट्रांसमिट कर जाती है। चलो उसका पाथ चेंज हो सकता है, वो एक अलग बात है, बट वो ट्रांसमिट कर जाती है। तो जब ट्रांसमिट कर जाती है तो इसकी स्पीड में चेंज आता है। अब आपने पढ़ा है कि साउंड किस में तेज भागता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में सबसे तेज सॉलिड में भागता है ना। तो बेसिकली यहां भी सोचा गया कि अगर लाइट उसी तरह का कुछ पार्टिकल्स के टकराने से आगे बढ़ रहा है तो लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा होनी चाहिए और एयर में कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा रेयर मीडियम में सबसे अधिक होती है। इनफैक्ट सबसे अधिक मीडियम स्पीड लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड किसमें होती है, वैक्यूम में, जहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, और उन्होंने कहा कि लाइट में पार्टिकल्स यार, लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, बिना उसके चल नहीं सकता। तो कॉर्पस्कुलर मॉडल से उन्होंने कहा कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, प्रूफ कर दिया। और उन्होंने कहा कि लाइट रिफ्रैक्ट भी कर सकती है, बट लाइट अगर रिफ्रैक्ट करेगी तो लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा होगी बनिस्बत एयर के। ये एक फ्लॉ आया पहला न्यूटन की थ्योरी में, कॉर्पस्कुलर मॉडल की थ्योरी में। दूसरी बात कि उन्होंने क्या कहा, मैं लिख देता हूं, व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स, लिख दे रहा हूं, ड्रॉबैक क्या था इसका कि अकॉर्डिंग टू द मॉडल light should propagate faster in water than in air, but ऐसा होता नहीं है। This was the wrong presumption predicted by corpuscular theory, predicted by Sir Isaac Newton, basically, I'll say, to be precise. अब चूंकि उस समय न्यूटन का इतना ज्यादा क्रेज था, इतना ज्यादा मतलब भौकाल था देखा जाए तो, कि जब उन्होंने कहा कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो ऐसा माना गया कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक पॉइजनस मीडियम का बना है जिसका नाम रखा गया ईथर। उन्होंने कहा कि द होल यूनिवर्स, ऐसे फिजिसिस्ट ये माने कि द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ पॉइजनस मीडियम विच इज नोन एज ईथर। बट ऐसा ईथर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। वी आर सो मच ऑब्सेस्ड विद न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन थ्योरी, दैट वी वर कंपेल्ड टू assume the existence of so-called ether. This was a poisonous medium, poisonous material or poisonous medium of which the whole universe was assumed to be made of, but there was no existence of such ether. तो ये सारी कहानी चल रही थी जब लाइट की शुरुआत हुई। तो ऐसी शुरुआत हुई। भाई किसी भी थ्योरी को डेवलप होने में टाइम लगता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अभी देखो कोरोना की वैक्सीन के बारे में चल रहा है, ड्रॉबैक्स आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सक्सेसफुल होंगे, है ना। तो ये स्टार्टिंग था। अब यहां के बाद से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई इस थ्योरी के साथ। जैसे लाइट कुछ चीजें ऐसी भी शो करती है जो कि लाइट को अगर पार्टिकल मान ले तो वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। जैसे कभी सोप का बबल देखा है, उसके चारों तरफ एक फिल्म बन जाती है, डिफरेंट कलर के 7 कलर के फिल्म्स बन जाते हैं, तो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो लाइट ही हो रहा है वहां पे, बट वो क्यों होता है ये इस थ्योरी से एक्सप्लेन तो नहीं हो पाया। इस थ्योरी से हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि व्हाई सच थिंग एग्जिस्ट, व्हाई सच फेनोमेना टेक्स प्लेस। तो और भी कई सारी चीजें थी, जैसे
लाइट में और भी चीजें होती है, जैसे मान लो दो चीजें जब टकराती है, दो वेव्स जब टकराती हैं तो वो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। तो वो कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हो रहा था। फिर एक डाइफ्रैक्शन होता है। ये सब फेनोमेना जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये सब पार्टिकल्स का फेनोमेना नहीं है, ये सब वेव्स का फेनोमेना है। तो लाइट ना कुछ कुछ वेव्स के फेनोमेना को शो कर रहा था। जैसे वही जो मैंने आपको बोला ना कि वो सोप बबल के चारों तरफ पतली जो फिल्म होती है सोप की, उसके चारों तरफ कलर्स आ जाते हैं। फिर लाइट जो है वो इंटरफेरेंस शो करता था, लाइट जो है वो डाइफ्रैक्शन शो करता था, लाइट जो है वो पोलराइजेशन शो करता था। ये सब आपको फेनोमेना क्लास 12th में पढ़ने हैं, बट आप इनको याद रखोगे क्योंकि डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि विच ऑफ द फेनोमेना कैन नॉट बी प्रूवन बाय अज्यूमिंग लाइट एज पार्टिकल। तो कौन कौन से फेनोमेना है? लाइट एज पार्टिकल कैन नॉट प्रूव, हालांकि इसके बारे में बात भी नहीं करूंगा आपसे, बट बता रहा हूं कि ऐसा हुआ था। कैन नॉट प्रूव interference, diffraction and predominantly polarization. Light as wave cannot prove these things. तो अब माना गया कि अच्छा चूंकि ये वेव के फेनोमेना है तो मान लिया गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। तो कॉर्पस्कुलर मॉड्यूल जो है वो कोलैप्स कर गया, वो गलत साबित हो गया कि नहीं, लाइट में कॉर्पस्क्यूल्स नहीं होता। बिकॉज लाइट जो है वो कुछ और भी शो करता है। तो लाइट को अगर वेव मान लेना तो ये फेनोमेना तो प्रूफ हो ही जाता था, साथ साथ ये भी प्रूफ हो जाता था, रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो जाता था और रिफ्रैक्शन भी प्रूफ हो जाता था, रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो जाता था और रिफ्रैक्शन भी प्रूफ हो जाता था। प्लस जो न्यूटन साहब का प्रेडिक्शन था कि लाइट जो है वो वाटर में तेज चलनी चाहिए, वो भी गलत प्रेडिक्शन था, वो भी इससे प्रूफ हो गया सही। Assuming light as a wave, so that was a strong contradiction to Newtonian proposal of light or Newtonian way of outlook towards light. So that was a strong opposition, or Newton was proven wrong. Now light was considered to be a wave. Now which type of wave? आपने वेव कितने तरह का पढ़ा है? अब थोड़ा सा मैं इस पे भी बोलता हूं। आपने जो वेव पढ़ा है वो, चलो इसको मिटाते हैं, इसको उतार लो अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। अब जब लाइट को वेव माना गया ना, विच टाइप ऑफ वेव? तो वेव तो होता है कि भाई दो तरह के, कौन कौन? मैकेनिकल और, बेसिकली मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। सिंपल, एफ नेट बराबर एमए को फॉलो करता है। मैकेनिकल वेव, और जिस आप ये पढ़ते हो कि जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, बट ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ से ड्रिवन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कौन से वेव्स होते हैं? विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल फॉर इट्स प्रोपेगेशन। अब समझना, व्हाट इज वेव? वेव में क्या होता है? वेव इज द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, बट विच टाइप ऑफ एनर्जी? इन मैकेनिकल वेव, जैसे मान लो कि कोई स्प्रिंग वेव था, है ना, यहां पे स्प्रिंग जो है वो ऐसे 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 कर रहा था, अब यहां से एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स को मिल रही थी और पार्टिकल्स अपना आगे बढ़ रहे थे। इट्स जस्ट लाइक कि मैं ऐसे एक स्ट्रीम ऑफ फुटबॉल ले लूं और मैं इसको हल्का सा धक्का दे दूं तो सारे पार्टिकल्स जो है मूव करना शुरू कर देंगे। एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है, बट एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है। ये दब रही है फुटबॉल, आगे बढ़ रही है, दब रही है, आगे बढ़ रही है। जब दब रही थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था, जब आगे बढ़ रही थी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ रहा था। यही यहां पर भी हो रहा है। तो मैकेनिकल वेव में प्रोपेगेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा है, कौन कौन? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली इसी का प्रोपेगेशन होता है मैकेनिकल वेव में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, बट इसमें भी एनर्जी है। बट कौन सी एनर्जी? तो इसमें दो तरह की एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होती है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट में दो तरह के वेव्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, ठीक है, तो ई क्रॉस बी, तो लाइट जो है वो ऊपर की तरफ चलेगा, है ना। ये डायरेक्शन देखना मैं आपको सिखा दूंगा जब मैं आपको थोड़ा सा 9th में वेक्टर्स भी पढ़ाऊंगा एनएससीजेएस के लिए, तो वहां पे ये और क्लियर होगा। बेसिकली ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में बन के आता है। बट आप ये समझो कि अगर अभी तो आप रट लो इस चीज को कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है
और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट होता है, तो लाइट जो है वो ऐसे चलेगा, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, सो लाइट ऐसे चलती है। तो इसका मतलब ये नहीं रटना, समझना क्या है कि लाइट में कौन सी एनर्जी होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, तो वेव इज द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, बट विच एनर्जी? इट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी इसके बारे में, लाइट एज अ वेव के बारे में मैं और भी कुछ बोलूंगा, बट लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया, कॉन्ट्रारी टू द न्यूटन्स लॉ विच एक्चुअली अस्यूम्ड लाइट टू बी अ मैकेनिकल वेव। सो लाइट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और ये जो है वो रिफ्लेक्शन भी शो करेगा, वेव रिफ्रैक्शन भी शो करता था, एंड इट्स स्पीड इज लोअर इन वाटर देन इन एयर, एंड देन इससे इंटरफेरेंस भी प्रूफ हो गया, डाइफ्रैक्शन भी प्रूफ हो गया, पोलराइजेशन भी प्रूफ हो गया। तो हम बहुत खुश हुए कि चलो ठीक है भाई, हमें तो काफी कुछ समझ में आया। अब रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट हुआ, मैं कहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट किया आइजैक न्यूटन ने। ओके, ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट किया। नाइटहुड मिला हुआ है, मिलना चाहिए। आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट किसने किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। मेरी बात को समझना, मैं समझाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात को समझना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या सोचा गया, जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप मेटालिक प्लेट लेते हो और आप इस पे लाइट गिराते हो। फोटो इलेक्ट्रिक मींस लाइट प्लस इलेक्ट्रिक, लाइट से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा मॉडर्न फिजिक्स को समझने में, ये हर जगह पे यूज होता है, इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। बट ठीक है, लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद क्या होता है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरह का था, यहां पे एक प्लेट ले लिया गया, मेटालिक प्लेट, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। सब कुछ वैक्यूम में हुआ था और यहां से लाइट गिराई गई। इस पे लाइट गिराई गई। जब इस पे लाइट गिराई गई ना, तो यहां पे जो आमीटर लगा था ना, इसमें डिफ्लेक्शन होने लगा, मतलब कहीं ना कहीं इसमें करंट बहने लगा होगा, तभी इसमें डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया होगा, और होता भी ऐसा है कि जब कोई भी आप इस पे लाइट गिराते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ एनर्जी को ओवरकम करके यहां से बाहर निकल जाता है सरफेस से, और वो इस पे, चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट करेक्टर था, तो इसको अपनी तरफ खींच लेता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहने लग जाती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ क्या कि व्हेन लाइट वाज अलाउड टू फॉल ऑन मेटल प्लेट, देन इलेक्ट्रॉन्स गॉट इजेक्टेड फ्रॉम इट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ। लेकिन कुछ चीजें देखी गई, इसमें क्या हुआ, अब सोचा गया इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया वेव थ्योरी से। क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, सोचिए क्या होना चाहिए, नेचुरल सा एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए कि हाँ सही है। इसको जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो वाई इलेक्ट्रॉन बाउंड क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस जो है उस पर फोर्स लगाता है और उसको पकड़ के रखता है। तो जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की एनर्जी है जिससे वो बाउंड है, अगर उतनी एनर्जी दे दोगे तो बाहर निकल जाएगा। जैसे अगर सैटेलाइट को बाहर भेजना है अगर, तो आप एस्केप वेलोसिटी देते हो ना, ग्रेविटेशन 9 से पढ़ा होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी। तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो एनर्जी है, जैसे हम अर्थ पे रुके हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इफ समवन प्रोवाइड्स मी विद दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, आई विल एस्केप ऑफ, एंड दैट हैपेंस। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स भी अगर बाउंड हैं, एंड इफ आई प्रोवाइड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, इट विल गेट इजेक्टेड ऑफ, इट विल गेट नॉक्ड ऑफ द मेटालिक प्लेट, एंड यस इट शुड हैपन। तो सोचा गया कि हाँ इसमें कोई नई बात नहीं है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, देयर कैन बी अ सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन सरपास द बैरियर ऑफ द सरपास द न्यूक्लियर पुल एंड इट कैन गेट नॉक्ड ऑफ। दैट वाज सो सिंपल। बट व्हाट वाज द ट्विस्ट? The twist was कि when light was falling on it, चूंकि लाइट में
एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, एंड इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। तो सोचा गया कि ओके, लाइट आ रही थी, एनर्जी पड़ी, फिर और लाइट आई और एनर्जी पड़ी, और लाइट आई और एनर्जी पड़ी। सोचो कि जैसे जैसे इस पे लाइट में एनर्जी गिर रही है, जैसे जैसे इस पे एनर्जी गिर रही है, मैं और भी बोलूंगा इसके बारे में, लाइट भी, ये सिर्फ बेसिक बात बता रहा हूं, जैसे जैसे इस पे लाइट गिरता जा रहा है, ज्यादा लाइट आता जा रहा है, क्या एनर्जी बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, एनर्जी एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। व्हाई? बिकॉज कॉन्टिन्यूअस प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी है। तो कभी तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वो सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी कि उसमें निकल जाए। बिल्कुल होना चाहिए। तो सोचा कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब सच्चाई ये होती है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकलना है तो वो उस टाइम का इंतजार नहीं करता जिस टाइम पे इसकी एनर्जी उस एनर्जी के बराबर हो जाए कि वो मेटालिक प्लेट से बाहर निकल सके। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, अब काम की बात सुना ढंग से, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फ्रॉम द मेटल प्लेट is a spontaneous process. Electron ejection from metallic plate is spontaneous, तुरंत खड़ाक से निकलता है, spontaneous process। तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए अपने आप में। वेव थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन तब निकलेगा जब एनर्जी जो है वो आने के बाद जमा होके रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, मतलब देयर इज ऑलमोस्ट नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट हैपेंस ऑल ऑफ ए सडन, इट हैपेंस ऑल ऑफ ए सडन। तो अब भाई इससे तो हम इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए चाहे कितने भी कम लाइट की एनर्जी क्यों ना हो, चाहे कितने ही कम एनर्जी की लाइट क्यों ना हो, क्योंकि कभी तो ऐसा हो जाएगा जब इसकी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए, क्योंकि एनर्जी तो लगातार आ रही है, वो तो रुक नहीं रही है, तो कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना होता है तो तुरंत निकलता है, वरना नहीं निकलता। और होता क्या है कि अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम, चूंकि ये वेव है तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होगी और एक वेवलेंथ भी होगा, तो होता क्या है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ falling light is less than certain frequency, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम हो गया, और यह फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मेटल टू मेटल डिपेंड करता है, मेटल टू मेटल डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मेटल टू मेटल, ठीक है। This can be different, there is no reason why it should be same for all the metals, so this depends on metal to metal। सीजियम का शायद सबसे कम होता है। तो अगर ये मेटल टू मेटल डिपेंड करेगा, इससे अगर कम है तो नो इजेक्शन ऑफ लाइट, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो मैटर फॉर हाउ मच टाइम यू आर फॉलिंग दिस इंसिडेंट रेडिएशन, जितने देर के लिए मर्जी गिरा लो निकलेगा ही नहीं। एंड वेव थ्योरी ऐसा नहीं कहती थी, वेव थ्योरी कहती थी कि इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही चाहिए भाई, चाहे टाइम लग सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा जरूर। दोनों थ्योरीज एकदम अलग थी आपस में। तो अब दिमाग जो है वो थोड़ा सा झन्नाया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो अब नई थ्योरी बन के सामने आई, और अब कहा गया ये जो नई थ्योरी बन के आई ये बनी, इसका बहुत प्यारा सा नाम है और इसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम मतलब आपने क्वांटम पढ़ा है, पता है कहां पे? इलेक्ट्रिसिटी में, कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड,
charge can be expressed only in the integral multiple of E. Have you studied that something is, only integral multiple of something? Charge is some integral multiple of elementary charge. Q is equal to NE. है ना, कि चार्ज को आप सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म्स में लिख सकते हैं. तो क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा कि अगर लाइट गिर रही है तो लाइट में पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है. कई सारे पैकेट्स होते हैं लाइट के, उनको क्वांटा कहा गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ नॉट कॉर्पस्क्यूल्स. कॉर्पस्क्यूल्स नहीं 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 कॉर्पस्क्यूल्स नहीं. लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा. क्वांटा मतलब समथिंग क्वांटाइज्ड इंटीग्रल मल्टीपल, सम क्वांटा ऑफ एनर्जी. क्वांटा ऑफ एनर्जी. लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. क्वांटा ऑफ एनर्जी पैकेट्स ऑफ एनर्जी का बना होता है. और इन पैकेट्स की जो एनर्जी होती है, एक पैकेट की एनर्जी वो होगी आपकी E इज इक्वल टू, और इन क्वांटा को कहा गया, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहा गया, ये आप लोग जानते हो, आपके एनसीईआरटी पढ़ना है, फोटॉन्स. इसको क्या कहते हैं? फोटॉन्स. कॉल्ड फोटॉन्स. इनको कहा गया फोटॉन्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में, कि लाइट इज मेड अप ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी जिनका नाम है फोटॉन्स. और इस फोटॉन की एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन is h nu, where h is Planck's constant. Where h is Planck, it is a fundamental constant. H is where h is Planck's constant, whose value is 6.634 into 10 to the power minus 34 joule per joule second. So this is the Planck's constant. This is called Planck's constant. So light is made up of such packets of energy. Light is made up of such packets of energy. तो सोचो टोटल एनर्जी ऑफ लाइट क्या होगी. अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो टोटल एनर्जी लाइट की क्या हो जाएगी? लाइट की टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू h nu. This nu is frequency. Nu is frequency of the incident radiation. तो अगर ये ज्यादा है एक सर्टेन एनर्जी से, जिसको हम बाद में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे, उस फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा है, इस फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो एनर्जी निकलेगी, लाइट निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी. मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इजेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम फोटोग्राफिक प्लेट is a photon to electron interaction process. Is photon to electron interaction process. A photon to electron interaction जो हो रहा है उस पे डिपेंड करता है, पूरे लाइट पे डिपेंड नहीं करता. It's just like कि मेरी एक टीम है जिसमें 11 प्लेयर्स हैं. अगर मेरी टीम में 11 प्लेयर्स हैं और मुझे एक टीम के 11 प्लेयर्स को हराना है, और मेरे हर एक टीम में के प्लेयर्स उनके हर एक टीम के प्लेयर्स से कमजोर हैं. मान लो कि उनके टीम की जो ताकत है उसके टीम से आधी मेरे हर प्लेयर की ताकत है. तो उनके टीम में 11 खिलाड़ी थे और मेरे टीम में भी 11 खिलाड़ी थे, तो कलेक्टिवली मेरे टीम में 5.5 खिलाड़ी हुए कि मेरे टीम के खिलाड़ी की ताकत आधी थी. तो इसका मतलब कि अगर मैं 22 प्लेयर्स को ले आऊं, तो मेरी टीम उनके बराबर हो जाएगी. और अगर मैं 33 प्लेयर्स को ले जाऊं तो मैं जीत जाऊंगा. यह वेव थ्योरी कहती है कि अगर आप 33 प्लेयर्स की टीम को ले आओगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, यह हार जाएगा. पार्टिकल थ्योरी ऐसा कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर आपको उस टीम को हराना है तो आपके हर टीम के प्लेयर की ताकत उसके टीम के प्लेयर की ताकत से ज्यादा होनी चाहिए. आपके हर क्वांटम की एनर्जी इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए. अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का आपका क्वांटम है, आपकी लाइट है,
तो नो मैटर हाउ मच लाइट यू आर गोइंग टू मेक फॉल ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी फोटो करंट ओवर हियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो करंट कहां से आएगा कद्दू। सो दिस वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसने इसको क्वेश्चन कर दिया, लाइट के वेव नेचर पे क्वेश्चन अराइज कर दिया, जो हम पढ़ते आ रहे थे। वेव नेचर भी लाइट का क्लासिकल फिजिक्स से ड्राइव कर सकते हैं, बट इसने पूरी की पूरी फिजिक्स को ही ऑलमोस्ट समझो कि चेंज करके रख दिया अपने आप में, कि क्वांटम ऑफ एनर्जी डिफाइन हो गया। तो फिर माना गया कि लाइट जो है वो अगेन क्वांटम है, मतलब कि ये पार्टिकल टाइप चीज है, फोटॉन्स तो पार्टिकल टाइप चीज है। तो अगेन लाइट जहां से निकले थे वहीं पे वापस आ गए, पहले पार्टिकल नेचर से शुरू किया, फिर वेव नेचर पे आए, फिर उसके बाद अगेन पहुंच गया पार्टिकल नेचर पे, where now the particle was no longer corpuscle, it was photons, but light was particle। लेकिन इसके बाद माना गया कि लाइट हैज डुअल नेचर। कई सारी चीजें थी और भी, उसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कई सारी चीजें बन के आई, ठीक है, जहां से ये माना गया कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट में वेव नेचर भी होता है। कभी लाइट का वेव नेचर डोमिनेट करेगा, कभी लाइट का पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा, है ना। सो जिस तरह का फेनोमेना होगा हम वहां पे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो लाइट में वेव नेचर भी होता है, लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, मैग्नेटिक पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, ये सब वेव नेचर से प्रूफ हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन पार्टिकल नेचर से भी प्रूव हो सकता है कॉर्पस्क्यूल्स मान के, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ करने के लिए लाइट हैज टू बी assumed as a particle, and not the particle is no longer corpuscle, it is photon which is quantum of energy। तो अब जो लाइट की जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वहां पे लाइट जो है वो थोड़ा सा पार्टिकल, थोड़ा सा वेव, एंड इट इज लाइट इन फ्रंट ऑफ यू।